लोग खुद हम लोग का यही रहता है, कोई भी फ़ोन करता है कि मुझे रक्त की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, मेरा सबसे पहला यही प्रश्न रहता है कि क्या आपके घर में कोई रक्तदान करने वाला नहीं है, या पड़ोस में नहीं है, या रिश्तेदार में नहीं है, या घर में। हम लोग बोलते हैं पहले खुद आप प्रयास कीजिए, ताकि प्रयास कर कीजिएगा तो हो सकता है कि कोई ना कोई मिल जाए। कोई नहीं रहता है बेहिजक, उन लोग का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ब्लड मुहैया कराते हैं। पब्लिक में ज़्यादा आपकी चर्चा जब होना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं आलोचना लोग खुद करते हैं, घर से करते हैं, परिवार से करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। जब 12 बजे रात को कोई फ़ोन करता है या सुबह में फ़ोन करता है तो फ़ोन आते समय मैं तो समझ जाता हूँ किसी ना किसी ज़रूरतमंद का फ़ोन आया है। तो थोड़ा बहुत हिचकिचाता है आदमी कि इतना ठंड में, लेकिन आदमी जाके जब उसको हेल्प कर देता है, जो सुकून मैं ले पाता हूँ शायद वो एसी वाले और हीटर वाले। कोरोना काल में हमने रोजे रह के, कोरोना काल में मैंने पूरे रोजे रख के मैंने घर से निकलता था 10 बजे, तो आते थे इफ्तार के समय, और फिर जब जाते थे 1-2 बजे रात तक आते थे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। पटना से हमारी टीम गोपालगंज में पहुंच चुकी है और गोपालगंज में हम जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो जहरीली शराब अभी जो जहरीली शराब कांड हुआ मशरक में, उसको लेकर बातचीत करेंगे। शराबबंदी पर लोगों की राय जानेंगे और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, या मुख्यमंत्री के 7 निश्चय नल जल योजना से लेकर जितनी भी 7 निश्चय योजना में आता है उस सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे और गोपालगंज में हर एक जगहों पे जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट है जिनके नामों से बहुत लोग वाकिफ़ होंगे, जिनका नाम है अनस सलाम। गोपालगंज में ब्लड डोनेशन का कैंप चलवाते हैं ये, और एक गरीब सेवा मंच का एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं जो कि तमाम लोगों को मदद पहुंचाते हैं, चाहे लॉकडाउन हो या प्रवासी मजदूरों का हो या बाढ़ का समस्या हो। जब गोपालगंज में बाढ़ आती है तब भी लोगों की जाकर ये मदद करते हैं, या कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा कैसे ये लोगों के लिए मदद कर रहे थे। उतनी सब कोई जब घर से बाहर नहीं निकलता था उस वक्त भी 24/7 लोगों का मदद हमेशा ही करते मिलेंगे आपको। तो चलिए, इस हम बातचीत करते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं इतना मोटिवेशन इनके अंदर कहाँ से आता है। अना जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले द पंचायत के सभी टीमों को धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका मिला, और साथ ही साथ जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार, सलाम, आदाब। शुक्रिया। आप ब्लड डोनेशन का कैंप चलवाते हैं गोपालगंज में पिछले 5 सालों से, और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं पिछले 8 सालों से आप। और पिछले 5 सालों में ब्लड डोनेशन लगभग 10,000 लोगों से आप करवा चुके हैं, और आपने भी लगभग 9 बार या 10 बार कर चुका है। ये अंदर मोटिवेशन कहाँ से आता है और ये इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ आपका? जी देखिए, कोई भी चीज़ करने के लिए ना ही तो धन की ज़रूरत है, ना ही ताकत की ज़रूरत है, बल्कि एक सच्चे दिल और मतलब किसी की मदद करने के लिए एक अंदर से जज्बा होना चाहिए। शुरू से मेरा समाज के प्रति लगाव रहा है। शुरू से हम लोग जब से हमने मतलब अपना होश संभाला तब से जितना हमसे बन पड़ा है, तब से मतलब लेकर आज तक यही रहा है कि हम लोग से जितना भी मदद बन पड़े हम बढ़ चढ़ के लोगों को मदद करते हैं। हम लोग गोपालगंज में 2 टीम चलाते हैं, गरीब सेवा मंच और डीबीडीटी, डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम। तो कोई भी काम करने के लिए संभव नहीं है कि इंसान अकेले कर पाए, तो इसमें ये सारे वर्क हम कर पाते हैं, जिसमें बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जो सबका मतलब सभी सराहनीय के साथ हैं, और सब लोग का सहयोग रहता है तब हम कर पाते हैं। हम लोग 2015 की बात है, 15-16 की बात है, हम लोग देखे कि गोपालगंज सदर में या गोपालगंज में ब्लड की जब ज़रूरत पड़ती थी और लोगों में जो ब्लड देता था तो एक लगता था कि बहुत बड़ा कोई काम करके आया है। लोगों के अंदर कहता था मैंने ब्लड दिया है, तो मतलब उसका काफ़ी सराहना होता था, जो सच्चाई है। और लोग खुद अपने घर के लिए ब्लड नहीं देना चाहते थे, और ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे ज़रूरत पड़ा तब मेरे अंदर प्रति जागरूकता हुआ। मैं समाज की ज़रूरत को देखकर मेरे अंदर जागरूकता आई कि कहीं ना कहीं ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो ना कारखाने में बनता है, ना ही कोई टेक्नीशियन द्वारा बनाया जाता है, मानव शरीर के ही अंदर से रक्त आता है। तो हम लोग कोशिश किए, जिसमें काफ़ी सहयोग व्हाट्सअप और फेसबुक का रहा।
जो हम लोग कोई भी अगर किसी पेशेंट की ब्लड की ज़रूरत होती है, हम लोग ग्रुप में सारे चीज़ को हेमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, मरीज़ के नाम और सारे डॉक्यूमेंट्स में डालते हैं। जो देने के लिए सक्षम होते हैं वो मैसेज करते हैं और फ़ौरन सदर अस्पताल गोपालगंज पहुँच के अपना रक्तदान करते हैं, जिसमें सबका अहम रोल है। ये नहीं कि खुद मैं अकेले कर पाता हूँ। हाँ, मैंने भी अपना कोशिश, एक छोटी सी कोशिश है, अपने जीवन का अब तक 9वां रक्तदान कर चुका हूँ और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। मेरा प्रयास यही है कि 100 तो पुजाना है, 100 पुजाना है, हाँ, सेंचुरी मारना है, मतलब सेंचुरी मारना है। और गरीब सेवा मंच जो टीम है उसमें भी बहुत सारे मेरे युवा साथी, दोस्त और बहुत ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो माली से कहिए या तन से कहिए, धन से कहिए, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। उसमें भी जैसे भी जो मालूम पड़ता है कि कहीं असहाय किसी की ज़रूरत है, जो भी जिस फील्ड में ज़रूरतमंद है उसको हम लोग ग्रुप में उसके सर्कुलेट करते हैं। फिर जितना भी स्टूडेंट है अपने सारे पैसे को हम लोग कलेक्ट करते हैं और वो सारे जितने पैसे कलेक्ट होते हैं वो फिर जो मदद के लिए जो आते हैं हम लोग उसके पास वहाँ मुहैया कराया जाता है। ठीक है। आपके अंदर ये इच्छा कहाँ से आई कि मतलब हमको ये कार्य करना चाहिए, गरीब सेवा मंच खोलना चाहिए या ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाना चाहिए, ब्लड डोनेट करवाना चाहिए, खुद करना चाहिए? अंदर इच्छा कब से आई, अंदर ये कब से आई मतलब? जी देखिए, सबसे पहले निर्भर करता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई भी एनीथिंग जो भी हो, तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी शुरू से उनका भी समाज के प्रति काफ़ी लगाव रहा है। मैं बचपन से और आज तो जब से होश हमारा बचपन से शुरू अब तक देखते आए हैं कि वो भी समाज के प्रति उनका भी रुझान रहता है। तो कहीं न कहीं मैं पिताजी से भी मुझे प्रेरणा मिली है और बहुत सारे दोस्त हैं और ख़ास करके नाम उनका लेना चाहते हैं कि मैंने समाज सेवा लगातार करता रहा। ये सच्चाई है, बीच-बीच में बहुत सारे कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे परेशानियाँ आया, बीच-बीच में मनोबल टूटता है, हौसला बढ़ता है। लेकिन मैं बता दूँ, मेरे गोपालगंज ज़िले के एक आईआरटीएस ऑफिसर विजय सर हैं, उनका काफ़ी मेरे सहयोग रहता है और जब से उनसे लगाव हुई है इतना तो मैं बेफ़िक्र रहता हूँ। और ताकि और वो हैं, चाहे सुमित कुमार सर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, या संतोष सर हैं, या मुश्ताक सर हैं, इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा और जब से इन लोग से मिले मेरा दुगुना मनोबल बढ़ गया और उन लोगों के सपोर्ट से ही और मैं कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाता हूँ। आज इस एज ग्रुप में ज़्यादातर युवा भटक जाते हैं अपने रास्तों से और आपने सेवा का रास्ता चुना। ये दोनों में कितना कठिनाइयाँ झेलना पड़ा आपको? देखिए, कठिनाइयाँ तो बहुत ज़्यादा है। कठिनाइयाँ ये है कि कोई भी चीज़ आप अच्छे काम कर रहे हैं ना, तो समाज में बहुत तरह लोग उसको सोचते हैं, बहुत वे से लेके उसको देखते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉस बेनिफिट नहीं, देखिए हमको शुरू से जब भी समाज सेवा करने के प्रति मेरा लगाव इसलिए रहा ना कि ये सच्चाई है कि जब हम किसी की मदद पहुंचाते हैं ना, तो मेरे अंदर जो सुकून है ना, वो सुकून को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जब किसी ज़रूरतमंद को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी फील्ड में ज़रूरत हो, ये नहीं कि जैसे ब्लड की ज़रूरत हो तो ब्लड कोशिश रहता है ताकि कोई खदान से नहीं है, बहुत सारे लोग खुद हम लोग का यही रहता है, कोई भी फ़ोन करता है कि मुझे रक्त की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, मेरा सबसे पहला यही प्रश्न रहता है कि क्या आपके घर में कोई रक्तदान करने वाला नहीं है, या पड़ोस में नहीं है, या रिश्तेदार में नहीं है, या घर में। हम लोग बोलते हैं पहले खुद आप प्रयास कीजिए, ताकि प्रयास कर कीजिएगा तो हो सकता है कि कोई ना कोई मिल जाए। कोई नहीं रहता है बेहिजक, उन लोग का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ब्लड मुहैया कराते हैं। या बहुत ऐसे गरीब हैं जो जिनकी घर शादियाँ रहती है, जितना हम लोग के टीम के सहयोग से मदद होता है हम लोग करते हैं, जिसमें गोपालगंज के बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं, जो यूथ का भी बहुत काफ़ी सहयोग रहता है, उन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सऊदी रहते हैं, बाहर रहते हैं, उन लोग का भी मेरे प्रति मतलब काफ़ी लगाव रहता है, उन लोग का भी मैसेज, व्हाट्सअप सबका आता है कि अनस भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करते रहो, हम लोग का फुल्ली सहयोग है और वो करते भी हैं। तो ये बहुत मतलब वो करने में जज्बा, समय समय पे एनर्जी हमको मिलते रहता है, उसी हिसाब से हम वर्क करते रहते हैं। अंदर से जब कोई भी आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको काफ़ी सारा ताना सुनने के लिए मिलता है समाज से या लोगों से कि भाई ये अपनी फ़ायदा के लिए कर रहा है, तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं? जी देखिए, कोई भी दुनिया में आप अच्छे से अच्छे वर्क कीजिएगा ना, तो या कोई भी फील्ड, या आपका पत्रिका हो, या आप डॉक्टर लाइन ले, या जिस फील्ड में आप जाइएगा ना, तो जब आपका पब्लिक में ज़्यादा आपकी चर्चा जब होना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं आलोचना लोग खुद करते हैं, घर से करते हैं, परिवार से करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। लेकिन अगर आप ठान लेना कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, और मेरी पढ़ाई जयपुर राजस्थान से हुई, फिर दिल्ली से भी पढ़ाई हुई, मैंने देखा कि
पढ़ आप ला कितना हूँ अच्छे पढ़ाई कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी वजह से अगर किसी के दिल दुखता है तो मेरे हिसाब से पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहता है। तो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े, लेकिन लोगों का ये रहना चाहिए कि मेरे किसी से मुझे बेनिफिट ना हो तो लॉस भी ना हो। आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? देखिए, मेरी पढ़ाई गोपालगंज से 12 तक हुई, फिर मेरी राजस्थान से मैं डिप्लोमा इंजीनियर किया, फिर दिल्ली से ऑटोकैड किया। मेरी पढ़ाई बस यही हुई और आगे प्रयास रहा पढ़ाई मेरा, मतलब देखा जाए तो मेरी दिली ख्वाहिश थी मुझे जाने के लिए प्रशासनिक सेवा में। प्रशासनिक सेवा में। जी, मेरी थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ मेरे साथ ऐसे हुई कि जिसको वजह से मैं उस फील्ड में ना जाके, कुछ परिस्थितियाँ हर किसी के लाइफ में आता है, कुछ मेरे लाइफ में परिस्थितियाँ आई जो मैं उस चीज़ को कैच नहीं कर सका और मुझे जाना पड़ा उतना दूर। और जितना हम जो पढ़ाई हुआ, और पिताजी का तो था कि मेरे बेटा, किसी का भी पिताजी को था कि मेरा बेटा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, लेकिन मुझे जहाँ तक पढ़ाई हो पाया मैं वहाँ तक पढ़ा। मैं सोचा कि हमसे जितना हो पाया वो करना ही बेहतर है, ज़्यादा उसको मैं घींच कर पढ़ाई को नहीं ले गया, जितना हमसे हुआ लगन से किया। और मेरा जो भी रहा, जितना भी जो भी फील्ड में है, चाहे जो भी वर्क हम करते हैं लगन और दिल से करते हैं, उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छे से और लंबा चलता है मेरा आप वर्क। लाखों का नौकरी कर सकते थे, सामाजिक कार्य ही क्यों चुना आपने? देखिए, लाखों का नौकरी करके खुद का पेट तो भर सकते हैं, फैसिलिटी में हम रह सकते हैं, एसी में रह सकते हैं, ठंडी के दिन में हीटर 1000 जला के रह सकते हैं, लेकिन वो जो सुकून हम ले पाते हैं वो शायद वो एसी वाला और हीटर वाला नहीं ले पाते हैं। अच्छा। ये सच्चाई है। जब 12 बजे रात को कोई फ़ोन करता है या सुबह में फ़ोन करता है तो फ़ोन आते समय मैं तो समझ जाता हूँ किसी ना किसी ज़रूरतमंद का फ़ोन आया है, तो थोड़ा बहुत हिचकिचाता है आदमी कि इतना ठंड में, लेकिन आदमी जाके जब उसको हेल्प कर देता है, जो सुकून मैं ले पाता हूँ शायद वो एसी वाले और हीटर वाले। धूप भी होता है, हम लोग डोनेशन हो या कोरोना काल में हमने रोजे रह के, कोरोना काल में मैंने पूरे रोजे रख के मैंने घर से निकलता था 10 बजे, तो आते थे इफ्तार के समय, और फिर जब जाते थे 1-2 बजे रात तक आते थे। जिसमें मैं आपका नाम बताया, कोरोना काल में भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जो नाम आपसे हम पहले बता चुके हैं, उन लोग के साथ जुड़ के भी बहुत काम किए लोग। हम लोग डोर टू डोर लोगों को दवाइयाँ पहुँचाए, डोर टू डोर लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाए। बहुत ऐसा चीज़ था उस समय, बड़े बड़े पैरवीदार लोगों का एडमिट होते थे, गरीब लोग का नहीं होता था, बड़े बड़े लोगों का ऑक्सीजन मिल जाता था, दवाइयाँ मिल जाती थी। उस समय भी हमारे ज़िले के, मतलब गर्व होता है उन लोगों को नाम लेने में, और गर्व होता है मुझे उन लोगों के साथ काम करने में। उन लोगों का भी, छोटे छोटे गरीब लोगों का ध्यान में रखा, और उन लोगों ने पहल किया, और पहल में मैं गर्व से कहते हैं कि भाग्यशाली कहिए कि उन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं डोर टू डोर दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, डॉक्टर लोगों के साथ कंसल्ट करके, बहुत ऐसे गरीब थे, अमीर तो थे, एक दूसरे से लगाव था, वो अपना कंसल्ट करके दवाइयाँ ले लेते थे, लेकिन जो गरीब से गरीब थे, जिनके पास व्हाट्सअप नहीं है, कोई परिचित नहीं है, तो वो अपना लोग, अमीर तो जान बचाने में नहीं निकलते थे, तो गरीब को कौन पूछता था। मैं उस समय भी लोगों से दुख दर्द को समझता था, और गोपालगंज के साथ ही साथ गोपालगंज के जितने भी डॉक्टर हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 12 बजे रात को मेरा मैसेज गया है, 1 बजे रात को गया है या 12 बजे दिन में गया, उन्होंने फ़ौरन उन लोगों ने कंसल्ट करके, हम लोग के एक ग्रुप भी था, डॉक्टर व्हाट्सअप ग्रुप था, उसमें कंसल्ट करके उन लोग दवाइयाँ उन लोग को एक्सेप्ट करके लिखते थे, फिर मैं उन लोग तक पहुंचा देता था। अगर सक्षम रहते तो खुद दवाइयाँ खरीद लेते थे लोग, नहीं तो हम लोग खुद अपने पैसा से दवाइयाँ वो खरीद कर वहाँ तक मुहैया कराते थे लोग। देखिए, आपने पिछले 8 सालों में नाम तो बहुत कमाया, लेकिन पैसा नहीं कमाया। कहीं उसको उसका अफ़सोस है क्या आपको? देखिए, अफ़सोस नहीं, बहुत जैसे मेरे ही पार्टनर, बहुत ही मेरे क्लास साथी, बहुत कोई जॉब करता है, कोई है, तो कभी कभी महसूस होता है कि मुझे भी कमाना चाहिए, मुझे भी कुछ लाइफ में करना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पिताजी का और ख़ास करके अम्मी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है कि जब भी पैसा नहीं रहता है, और मेरा छोटा भाई है उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा भाई, चाचा हो, मैंने फैमिली में पूरा, जब भी पैसा की ज़रूरत पड़ती है इन लोगों ने पूर्ति कर देता है। ताकि अब तक यही वजह है कि अब तक मुझे एहसास नहीं हुआ, एहसास होता है वही होता है, घर से लेना पड़ता है। आज भी अगर 200 रुपया की ज़रूरत पड़े तो पापा या मम्मी या भाई से लेना पड़ता अच्छा, है। परिवार वाले बोलते नहीं हो कि बेटा क्या कर रहे हो, इस सामाजिक कार्य में क्यों लगे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा, तुमको जाके कुछ ढंग का नौकरी कर लो या कुछ और कर लो, कुछ बिजनेस कर लो? जी, देखिए, उन लोगों का भी, किसी भी एक बाप माँ का रहता है मेरा बेटा अच्छा से अच्छा करे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मैं सामाजिक काम करते हैं, वो भी समाज में जाते होंगे, उनका भी लोगों ने अगर मेरे काम को सहारा करते होंगे कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत आगे तक जाएगा, तो मुझे लगता है शायद वो खुशी उनको मिलती है, ताकि खुशी भी मिलती भी है। और समाज सेवा आदमी कर रहा है तो अपना भी घर पे है, बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह उसे
घर परिवार चल रहा है और फ्यूचर कोरोना ने सबकी ज़िंदगी बर्बाद करके लगभग रख दी थी। उस वक्त आप 24/7 बाहर रहते थे, लोगों की मदद करते थे। क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता था क्या? देखिए, कोरोना से मुझे 2 दिन तो डर लगा, जो सच्चाई है। स्टार्टिंग में जिस दिन लॉकडाउन लगा, मैं खुद अपना बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन लगा तो मैंने गया मेडिकल पे, एक मित्र के दुकान पे सैनिटाइज़र, मैं ये सच्चाई भी है कि मैं खुद उसी समय में जाना कि हाँ कोई चीज़ सैनिटाइज़र भी होता है, जो सच्चाई है। तो मैंने उस समय सैनिटाइज़र लिया, ग्लव्स लिया, मास्क लिया, ये सारे चीज़ मैंने लिया और 1 से 2 दिन मैंने घर पे रहा और लोगों का कॉल आना शुरू हुआ और तबाही तबाही जो लोगों का मंजर था वो हमसे देखा नहीं गया। और ये सच्चाई है कि ये आप पूरे गोपालगंज ज़िले में आप पूछ सकते हैं कि मैं एक दिन भी मतलब नहीं है, मेरे एक दिन में मेरे पास कॉल हज़ार कॉल आए हैं। संभवतः हमसे जितना कभी मैंने ये नहीं कहा है अब तक, या ना मैं इच्छा होती है कि मैंने समाज के लिए ये किया, मैंने कोशिश करता है तो कि लोग खुद ही कह देते हैं। देखिए, लोग यही तो होना चाहिए ना, अगर हम आप जो वर्क कर रहे हैं आप खुद अपना बड़प्पन अपने से करें तो वो मैटर नहीं रखता है। मैटर ये रखता है ना कि आप जो कर रहे हैं उसे समाज उससे अच्छा करे, समाज एक्सेप्ट करे। तो मुझे लगता है ना कि मुझे एनर्जी तब जब मिल जाती है जब मैं कहीं जाता हूँ और वहाँ के लोग मुझे समाज मुझे एक्सेप्ट करते हैं और बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्राउड फील होता है कि ना मैंने जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। अच्छा, आप कोविड के समय में बच गए थे, मतलब आपको कोरोना तो नहीं हुआ था ना? हमने चेक ही नहीं कराया। आपने चेक ही नहीं करवाया? मैंने चेक ही नहीं कराया। ये सच्चाई है कि पॉजिटिव लोगों को आप मैं बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे मतलब हिंदू भाई के भी घर के बड़े बड़े उद्योगपति के घर का हम बात बता रहे हैं, उन लोगों के भी घर का अपना मतलब बॉडी को जलाने के लिए नहीं जाते थे। मैं उस समय भी वहाँ लोग भी जलाने नहीं देते थे। यही आपको तुरकहा की बात बता रहे हैं, मेरे पत्रकार भाइयों द्वारा भी मालूम चला कि यहाँ के लोगों ने बॉडी नहीं जलाने दे रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ गया और वहाँ के लोगों को समझाया कि कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये घटना हो सकती है, आपको भी फेंका जाएगा, आपको भी जानवर नोचेंगे। तो बहुत सारे तरह की चीज़ें समझाई उन्होंने लोगों ने, जलाया। उसमें भी बहुत ऐसे लोग था कि लोग तो बॉडी को छूता नहीं था, बहुत ऐसे घर के नहीं। उस समय भी हम मुझे उम्मीद है कि 50 लोग से ज़्यादा लोगों को हमने खुद अपने हाथों उठा के हमने सीट उस समय, इसलिए सिंपल लॉजिक था, जिसको कोरोना था तो वही चेस्ट सीटी स्कैन होता था और डर से कोई छूता नहीं था। उस समय भी ये नहीं है कि ये हिंदू है या मुसलमान है या किस धर्म से है किस वर्ग से, ये मैटर ही मेरे लाइफ में कभी नहीं रहा। इसलिए मैं 9 बार खुद रक्तदान किया हूँ। 9 बार रक्तदान में हमको 7 बार मैंने एक दूसरे के ही ब्लड दिया है, अपने हिंदू भाई के लिए दिया है। तो ये समाज में जो नफरत है ना, सिर्फ वो दिखावा के लिए है और कुछ नहीं है ना। जब ज़रूरत पड़ती है रक्तदान के तो ना बोतल पे ना हिंदू लिखा रहता है ना मुसलमान लिखा रहता है। मुसलमान भाई का ब्लड हिंदू भाई में चढ़ता है, हिंदू भाई के ब्लड मुस्लिम भाई में चढ़ता है। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी का ये है कि बहुत तरह अनाप शनाप देते हैं और अनाप शनाप देने के बाद ये सारी जो भ्रम फैली हुई है। लेकिन यूथ को आगे आना चाहिए, ये सब चीज़ को समझना चाहिए और अवेयरनेस इसको समाज में करना चाहिए कि जाति धर्म जात पात में कुछ नहीं है। लोगों को अंदर पढ़ाई के लेके जागरूकता करना चाहिए। समाज में अपने अपने समाज में जो समाज के पॉलिटिकल जो जो अपने समाज के लिए पार्टी के नाम पर लड़ रहे हैं, मुझे ये तो कहिए कह सकते हैं उसको, ये अपने अपने अगर समाज में पढ़ाई के लेके जागरूकता करना शुरू कर दे। अगर शिक्षा ही ऐसा चीज़ है कि जिस दिन अगर सारे समाज में शिक्षा आ जाएगा, सारे समाज में अगर पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे तो जात पात खत्म हो सकता है। बाकी दूसरा मुझे अब आने वाले फ्यूचर तक भी कोई विकल्प नहीं ये दिखता। सामाजिक कार्यक्रम हमेशा आगे तक रहेगा? हाँ, जब तक जीवित हैं, जब तक सांस है तब तक रहेगा। चलिए, इन्होंने प्रण लिया है जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हम सामाजिक कार्य करते रहेंगे। और इन्होंने कहा, जिससे कि बहुत अच्छी बात कही, कि किसी के ब्लड पे ये नहीं लिखा रहता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। जैसे कि आजकल बहुत सारे नेता ऐसे करने लगे हैं कि उनको हिंदू से मुस्लिम को डर लगता है, मुस्लिम को हिंदू से डर लगता है। जैसे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उनका कहना है कि मैं अपने बच्चों से कह दिया हूं कि भाई वहाँ की अगर सिटीजनशिप मिल जाए बाहर विदेश की, तो वहाँ का तुम अमेरिका का लंदन का कहीं की भी तुम ले लेना, क्योंकि अब इंडिया रहने वाला शायद नहीं है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। इस पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी छिड़ी है, तमाम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था उसको लेकर, लेकिन अभी भी अपने बयान पे अड़े हुए हैं। तो अभी हम इस वक्त बात कर रहे थे अनस सलाम, जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं प्रॉपर, और ये तमाम सामाजिक कार्य करते रहते हैं। चाहे आपको कोई भी समस्या हो या ब्लड का काम हो या कोई भी, आप बाढ़ से लेकर लॉकडाउन, कोरोना, कोविड वगैरह कुछ भी। और ये कोविड के समय में उस वक्त घर से बाहर रहते थे जिस वक्त पूरे गांव में, लगभग हर एक गांव में 1-1, 2-2 लाशें गिरी रहती थी।
उस वक्त सबकी मदद करते थे, जैसे कि उस वक्त भी लोग लाशें नहीं जलाने देते थे, उस वक्त जाके लोगों को समझाते थे, फिर वो लाशें वहाँ पे जलती थी। क्या पता कहीं वो घटना कहीं उनके साथ भी हो जाए, तो ये लोगों को ऐसे समझाया करते थे। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।